So hello everyone, welcome back to a new session. My name is Atul Rajput and आज डेट है 4 फरवरी आज ही के दिन यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। आई नो बहुत सारे बच्चे एंक्शियस थे, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन थे, बहुत ज़्यादा नर्वस थे बिकॉज ऑलरेडी ये एग्जाम की नोटिफिकेशन पोस्टपोन हो चुकी थी। बट फाइनली आज की डेट पे विच इज़ 4 फरवरी यूपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है एंड आज ही के दिन से जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट है। एंड लास्ट डेट क्या है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, लास्ट डेट क्या है? इट इज़ द 24 ऑफ सेकेंड, यानी कि February 24 तक आप फॉर्म भर सकते हो। बट डोंट बी लेट, ज़्यादा लेट मत करना, जितना लेट करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ता रहेगा। तो अभी स्टार्टिंग के ही वीक में इसकी नोटिफिकेशन का फॉर्म आप भर दो बिकॉज आगे जाके उतनी टेंशन नहीं रहेगी। ओके, सो इन दिस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो यूपीएससी का एग्जाम है ये डेट कौन सी डेट को होने वाला है, एलिजिबिलिटी इसमें क्या क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। ओके, एंड ये सारा का सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू हम देखेंगे। ओके, नाउ सबसे पहली चीज, द एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय यूजिंग द वेबसाइट। नाउ जो भी अप्लाई करना चाहता है सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, उसको ये अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन ही फॉर्म भरना पड़ेगा, ऑफलाइन नहीं होगा। ठीक है, ऑफलाइन का जमाना गया, अब आपको ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा। ओके, द नेक्स्ट इज, जो भी एप्लीकेंट्स हैं दे आर स्ट्रांगली एडवाइज टू यूज द आधार कार्ड एज आईडी डॉक्यूमेंट फॉर इजी, एफर्टलेस एंड सीमलेस वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ आईडी एंड अदर डिटेल्स। एज यू नो बहुत सारे आईडी प्रूफ्स आप यूज कर सकते हो, बट सीमलेसली बिल्कुल इजी के लिए इन लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्क्लेमर दे दिया है कि आधार आईडी यूज करो, उससे उनके लिए भी इजी होगा, आपके लिए भी इजी होगा। ओके, आई थिंक यू डू अंडरस्टैंड दैट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज, आपको अप्लाई कहाँ से करना है? आपको वेबसाइट उन्होंने दे रखी है, अगर आप अभी भी खोलोगे तो आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो। एंड फॉर्म भरते वक्त आपको सबसे पहले यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अपना प्रोफाइल बनाना है। उसमें आपका आधार कार्ड, आपकी बहुत सारी जो डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी वो लोग आपसे मांग लेंगे, कि आपका अकाउंट बना देंगे एंड वो अकाउंट ओपन करके आपको सीधा अप्लाई करना है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। ओके, देन इसी में आपकी एक लाइव फोटो भी कैप्चर होगी वाइल फिलिंग अप द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, आफ्टर दैट आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर भी अच्छे से करिएगा, ध्यान से करिएगा। ओके, एंड द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू विदड्रॉ देयर एप्लीकेशन आफ्टर द सबमिशन ऑफ द सेम। एक बार जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया उसके बाद आप विदड्रॉ नहीं कर पाओगे। ओके, सो प्लीज ध्यान रखिएगा, आपको गलती नहीं करनी है। जब भी फॉर्म भर रहे हो ध्यान से भरो, भले ही काफी टाइम लग जाए कोई बात नहीं, आराम से फॉर्म भरो, ध्यान से भरो। ओके, बिकॉज अगर कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ गलती से कुछ गलत टाइप कर दिया तो वो विदड्रॉ नहीं होगा। ओके, देन एज आईडी प्रूफ आप आधार कार्ड यूज कर सकते हो, वोटर आईडी यूज कर सकते हो, पैन कार्ड यूज कर सकते हो, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और एनी अदर फोटो आईडी कार्ड इशूड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, बट वही बात है कि आधार कार्ड यूज करोगे तो आपके लिए भी ज्यादा इजी रहेगा, सीमलेस रहेगा एंड गवर्नमेंट के लिए भी रहेगा। ओके, बिकॉज उसमें ऑथेंटिकेशन भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। ओके, एंड लास्ट डेट ऑफ द फॉर्म सबमिशन इट इज 24 फरवरी टिल 6 PM। बट डोंट गो फॉर दिस डेट, इस डेट तक का वेट मत करना, पहले ही फॉर्म भर दो इफ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। ओके, ज्यादा टेंशन ज्यादा आगे तक मत रखो, स्टार्टिंग में ही भर दो। ओके, देन अब इसमें आपकी लगती है पेनल्टी, वो आपकी कहाँ लगेगी पेनल्टी? इट इज ओनली इन द फेज 1 विच इज जो आपका प्रीलिम्स होता है, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो आपकी पेनल्टी सिर्फ उसी में लगेगी। ओके, देन एक और चीज है, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। अब ये पोर्टल गवर्नमेंट लेके आई है, यूपीएससी लेके आई है। एंड ये क्यों लेके आई है? बिकॉज जब भी पेपर कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद अगर आपको किसी क्वेश्चन को लेके डाउट है या फिर आंसर को लेके डाउट है, ओके, तो जो भी आपको डाउट है क्वेश्चन को लेके, आंसर की को लेकर, तो फिर आप वो उनके पोर्टल पे फिल कर सकते हो कि आई हैव डाउट अबाउट दिस, एंड उस डाउट को आप कितने टाइम पीरियड के लिए फिल कर सकते हो? इट इज इट इज इन द टाइम फ्रेम ऑफ 5 days, दैट इज फ्रॉम द थर्ड डे ऑफ द एग्जामिनेशन टू 6 PM ऑफ द सेवेंथ डेट, यानी कि जो तीसरा दिन होगा एग्जाम के बाद वाला, एंड उस तीसरे दिन से लेके 7वें दिन तक टिल 6 PM। ओके, प्लीज रिमेंबर इट। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर, आंसर को लेकर थोड़ा डाउटफुल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, आप अपना डाउट रेस कर सकते हो विद द कमीशन इटसेल्फ। ओके, देन आपके लिए हेल्प डेस्क भी है। ओके,
अब अगर आगे बढ़े तो द कैंडिडेट शुड रीच द वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन वेल इन टाइम एटलीस्ट 30 मिनट्स प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द ईच सेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। जब भी आपका एग्जाम होगा, लेट इट बी फेज प्रीलिम्स हो रहा है, मेंस हो रहा है, मेंस का कोई और पेपर हो रहा है, या फिर आपका इंटरव्यू हो रहा है, एटलीस्ट आधा एक घंटा पहले पहुंच जाओ। बिकॉज पहले पहुंच जाओगे आप ही के लिए सहूलियत रहेगी, बिकॉज उस टाइम पे काफ़ी सारे वेरिफिकेशंस भी होते हैं, काफ़ी सारी और प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। सो प्लीज़ कोशिश करो कि आप जो भी आपका सेंटर है उस पर आप जल्द से जल्द पहुंच जाओ। इन्होंने ऑफिशियली बोला है कि 30 मिनट्स पहले पहुंच जाओ, बट कोशिश करो कि उससे पहले ही पहुंच जाओ, आप आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए ठीक रहेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now the next is the preliminary examination of civil service examination for the recruitment of the service post mentioned below will be held by the UPSC on 24th May। यानी कि आपका जो सिविल सर्विस का एग्जाम है, उसका जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो कंडक्ट कब होगा? वो आपका होगा 24th मई। ओके, तो आपके पास अच्छे खासे 3-4 महीने हैं, अच्छे से प्रिपेयर करिए एंड पूरी अपनी कोशिश करिए, पूरी जी जान लगा दीजिए। ओके, बिकॉज ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। ओके, सो दिस वॉज अबाउट द डेट। आपको डेट के बारे में पता चल गया, 24 मई है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। एंड उसके बाद जो आपके पास डिफरेंट पोस्ट आई हैं इसमें, इस पेपर में, वो कितनी है? इट इज 933। ओके, 933 इसमें आपकी टोटल पोस्ट आई हैं। एंड उसी में जो अलग अलग सर्विसेज होती हैं जो आपको मिलेंगी, वो इस लिस्ट में दी गई है। सबसे पहले आईएएस, देन आईएफएस, देन आईपीएस, फिर ऑडिट के लिए, फिर सिविल अकाउंट्स, फिर कॉर्पोरेट लॉज। आप ये सारी पूरी लिस्ट देख सकते हैं किस किस डिपार्टमेंट से आपके लिए पोस्ट आई हैं, वैकेंसीज आई हैं। ओके, नाउ अगेन जो आपके लिए टोटल वैकेंसी है, इट इज 933, विच इंक्लूड 33 वैकेंसीज रिजर्व फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी, दैट इज 7 वैकेंसी है फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ ए ब्लाइंडनेस। अब 933 में 33 वैकेंसीज पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए है, एंड उसमें भी 7 ब्लाइंडनेस एंड लो विजन के लिए है, 11 डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए है, 8 फॉर द लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए है। ओके, एंड 7 मल्टीपल डिसेबिलिटीज के लिए है फ्रॉम अमंग्स द पर्सन अंडर क्लॉज ए टू सी एक्सेप्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लाइंड एंड डेफ। ओके, विच इज बी प्लस डी। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि टोटल वैकेंसीज कितनी है, और उसमें से 33 आपकी पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ अब इसमें एक और चीज़ है जो कि कुछ टाइम से होती हुई आ रही है, उन्होंने इस साल भी वो कंटिन्यू किया है, विच इज़ प्रतिभा सेतु पोर्टल, अर्स्टवाइल पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम। अब इसके थ्रू वो लोग क्या चाहते हैं? इट इज़ द जो भी इंफॉर्मेशन है फॉर द कैंडिडेट्स हु अपेयर्ड इन द फाइनल स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो लास्ट ईयर फाइनल स्टेज तक पहुंचे थे, विच इज इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट, बट वो रिकमेंड नहीं हुए थे, मतलब वो लास्ट स्टेज तक पहुंचे बट रिकमेंड नहीं हो पाए। ओके, तो जिन जिन बच्चों ने इंटरव्यू दिया, जिनका सिलेक्शन हो गया वो तो ठीक है, लेकिन जिनका नहीं हुआ, ये चीज उनके लिए है। एंड इस चीज में क्या है, उनकी जो भी बायोडेटा है, दैट विल बी मेड एक्सेसिबल टू द एनी रजिस्टर्ड प्राइवेट कंपनी, public sector undertaking, statutory or autonomous organization of the government of India on the dedicated portal on the website of the commission to identify suitable candidates in line for the requirement of providing employment। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे लास्ट ईयर रिकमेंड नहीं हुए थे एंड वो लास्ट फेज तक पहुंच गए थे, यानी कि इंटरव्यू टेस्ट तक पहुंच गए थे, तो बिकॉज वो रिकमेंड नहीं हुए हैं एंड उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, बिकॉज उनमें भी कोई उन्होंने अच्छे से मेहनत करी है, दे डिजर्व अ प्लेस इन द सर्विस एज वेल, बट बिकॉज वो लास्ट स्टेज तक पहुंचे एंड वो सर्विस उनको नहीं मिल पाई, इसके लिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट मिले। इसलिए उनका जो भी बायोडेटा है, जो भी उनका सीवी है, वो एक्सेसिबल होगा पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए, प्राइवेट सेक्टर कंपनी के लिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज के लिए, देन स्टैच्यूटरी एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि जो भी ये कंपनीज हैं ये उस लिस्ट में से देख सकें कि उनके लिए कौन सा वाला कैंडिडेट सुटेबल है। ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। ये पहले भी होता आया था, अभी भी हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड। ओके, तो जिन लोगों का लास्ट अटेम्प्ट था लास्ट ईयर, बट वो इंटरव्यू तक पहुंचे बट हो नहीं पाया किसी कारण, तो वो इसके थ्रू भी एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। थोड़ा आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बाकी चीज़ें हैं। ये आपका जो सेंटर्स हैं प्रीलिम्स के लिए एंड मेंस के लिए, वो दिए गए हैं कि कौन कौन सी जगह पर हैं। प्रीलिम्स के लिए ये रहे, मेंस के लिए ये रहे।
आप इसमें अपने शहर का नाम भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द कमीशन रिजर्व्स द राइट टू चेंज द सेंटर्स एट इट्स डिस्क्रेशन इफ द सिचुएशन डिमांड। अगर सिचुएशन की ऐसी डिमांड रही, अगर ऐसी डिमांड रही तो सेंटर के पास ये राइट है कि वो जो भी बच्चों को सेंटर मिला है उसे वो चेंज कर सकती है अपने डिस्क्रेशन पे, बेस्ड ऑन द डिमांड। अगर डिमांड हुई तो, वरना नहीं। ओके, अब जो एग्जामिनेशन है उसका प्लान कैसा है, एक बार उसका देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है। सबसे पहले इसमें आपका प्रीलिम्स होता है। अब इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, एंड इट इज फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द मेन एग्जामिनेशन। ओके, तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ये बस ऐसा एग्जाम होता है जिसमें बच्चों को स्क्रीन किया जाता है एंड सेलेक्ट किया जाता है मेन एग्जाम देने के लिए। उसके बाद मेन एग्जामिनेशन होता है जिसमें आपका रिटर्न भी आता है एंड इंटरव्यू भी आता है। तो इट इज नॉट लाइक कि रिटर्न इंटरव्यू एक अलग स्टेज है, इंटरव्यू और रिटर्न दोनों मेन में ही आता है। ओके, इट इज जस्ट कि इंटरव्यू एक फाइनल स्टेज है फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द वेरियस सर्विसेज एंड पोस्ट नोटेड अबव। जो भी हमने ऊपर पोस्ट देखी उनके लिए सेलेक्ट करने के लिए। ओके, द नेक्स्ट इज द कैंडिडेट शुड नॉट the candidate should also note that no addition, deletion, any changes are allowed in the application form in any circumstance once it's submitted. That's why I'm telling you, I keep telling you कि जब फॉर्म भरो तब अच्छे से भरो, ध्यान से भरो, कुछ प्रॉब्लम ना हो इसकी वजह से आराम से भरो। बिकॉज अगर आपने एक बार भर दिया तो आप विड्रू नहीं कर पाओगे, डिलीट नहीं कर पाओगे, चेंज नहीं कर पाओगे। ओके, तो प्लीज ध्यान से करो। Okay, then commission shall provide a window of 10 days after the declaration of the result of civil service prelims examination, and all the candidates qualified for the mains will have to manually log in to the portal. जो जो बच्चे सेलेक्ट होंगे आफ्टर द फेज 1 विच इज प्रीलिम्स के बाद, जो जो बच्चे एग्जाम प्रीलिम्स निकाल लेंगे उनको लॉगिन करना पड़ेगा पोर्टल पे। अगर वो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो कर लेना भाई अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है तो। ओके, नाउ ड्यूरिंग दिस विंडो एंड अपडेट, ओके, देन उनको जो भी उनकी डिटेल्स है वो उनको सबमिट करनी पड़ेगी। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसे सबमिट करना पड़ेगा ताकि जो कमीशन है वो एडमिट कार्ड उन्हें इशू कर पाए। ओके, जिसके लिए अगर आप फेल करते हो, सच कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द फर्दर स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन। Okay, then the commission shall also provide a window of 15 days after the declaration of the result of the return part of the civil service main examination to the candidates qualified for personality test. तो जब मेंस का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद भी 15 डेज बाद फिर से वो लोग एक विंडो ओपन करेंगे, एक पोर्टल ओपन करेंगे, जिसके लिए जिन जिन बच्चों ने रिटर्न टेस्ट क्लियर किया है वो वापस वहां पे अपना फिर से डिटेल्स डाल सकें ताकि उन्हें इंटरव्यू कॉल आ सके। ओके, तो और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपने नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, सो कीप विजिटिंग द यूपीएससी साइट, जैसे जैसे ये जो एग्जाम साइकिल है ये आगे बढ़ता रहेगा। ओके, एंड अगर आपका एग्जाम क्रैक होता रहता है, प्रीलिम्स हो जाता है, मेंस हो जाता है, तो प्लीज कीप ऑन चेकिंग इट। जब भी पोर्टल ओपन होगा तब छोड़ना मत उसे, बहुत कम लोगों को चांस मिलता है। ओके, देन ये चीज मैंने आपको बता दी। ओके, देन आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टेटस वहां पे चेक होगा अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ पासिंग द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन। ओके, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे साथ ही साथ, जैसे जैसे आप एक एक फेज क्रॉस करते जाओगे। ओके, अगर आप फेल होते हो तो आपका जो भी कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट इज, आगे चलते हैं, अब एलिजिबिलिटी देखते हैं जो कि बहुत बड़ा कंसर्न होता है काफी बच्चों का। बिकॉज किसी भी एग्जाम को देने के लिए क्या आप एलिजिबल हो, एटलीस्ट आपको उतना तो पता होना चाहिए ना। सबसे पहले यू शुड बी, आपकी जो नेशनैलिटी है वो इंडियन होनी चाहिए। ओके, फॉर द IAS, IFS, IPS एंड कैंडिडेट्स मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ओके, बाकी सब जो भी सर्विसेज हैं उसके लिए कैंडिडेट्स मस्ट आइदर बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, या फिर टिबेटियन रेफ्यूजी। ओके, या फिर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बुर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, केन्या, उगांडा। ओके, आप ये सारी चीजें देख सकते हो। अब इसमें एज लिमिट क्या है, क्या आप दे भी सकते हो ये एग्जाम या फिर नहीं दे सकते हो, उसके लिए एज लिमिट क्या है। सबसे पहले 21 साल कंप्लीट होने चाहिए, यानी कि 21 साल अटेंड होने चाहिए, और 32 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 21 साल से लेके कंप्लीटेड एंड 32 साल तक के जो भी लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज के हिसाब से देखा जाए तो वो एलिजिबल हैं। ओके, यानी कि ऑन द ईयर ऑफ 1 अगस्त ऑफ 2026, 1 अगस्त से पहले पहले वो 21 साल से बड़े होने चाहिए एंड 32 से कम होने चाहिए। दैट इज द कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट
either than 2nd August 1994 and not later than 1st August of 2005. ओके अब इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, यानी कि जैसे कि मैक्सिमम 5 years दिया गया है टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द SC और ST, देन 3 years मैक्सिमम दिया गया है रिलैक्सेशन बिलोंगिंग टू द OBC, ओके देन 3 years दिए गए हैं अगर कोई डिफेंस पर्सनल है तो, ओके देन मैक्सिमम ऑफ 5 years इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, ओके देन उसके बाद मैक्सिमम ऑफ 5 years इन केस ऑफ ECO या फिर SSCO who have completed the initial period of assignment of 5 years in the military service as on this date. Okay. उसके बाद up to maximum 10 years in case of candidates belonging to the PWBD which is person with benchmark disabilities. Okay, अब उसमें blindness हो सकता है, low vision, deaf, hard of hearing, locomotor, autism हो सकता है, multiple disabilities हो सकती हैं. Okay, so these are some important points not should you should not miss from the notification. Okay. नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। अब हमने एज की एलिजिबिलिटी देख ली, नेक्स्ट हम देखते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि मिनिमम क्या स्टैंडर्ड है कि आप ये पेपर दे सको। एज के बेस पे हमने देख लिया 21 to 32, और अगर एजुकेशन के बेस पे देखा जाए तो इसमें नॉर्मल सी रिक्वायरमेंट है विच इज यू शुड होल्ड अ ग्रेजुएट डिग्री। आपके पास एक जबरदस्त एक ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए एंड वो डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से हो सकती है, किसी भी यूनिवर्सिटी हो सकती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है। ओके, ग्रेजुएट डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ द सेंटर और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया। ओके, आई होप यू डू अंडरस्टैंड इट। ये हमारी एलिजिबिलिटीज थी। देन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ये भी काफी बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि कितने अटेम्प्ट्स अलाउड होते हैं। तो एवरी जो भी कैंडिडेट्स हैं जो अपेयर करते हैं इस एग्जामिनेशन में वो एलिजिबल हैं कितने अटेम्प्ट्स के लिए? 6। उन्हें 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं CSE में। बट हाउएवर द रिलैक्सेशन ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स विल बी अवेलेबल टू द SC ST OBC PWBD कैटेगरी कैंडिडेट्स हु आर अदरवाइज एलिजिबल। ओके, नेक्स्ट हम आगे देखें तो देन कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है ऑन अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन। अब कोई कैंडिडेट है अगर वो अपॉइंट हो चुका है एज अ IAS और IFS based on the result of earlier examination and continues to be a member of that service will not be eligible to appear for the civil service examination। अगर किसी पास्ट में आप IAS बन चुके हो, IFS बन गए हो इंडियन फॉरेन सर्विस में हो या फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हो एंड यू आर स्टिल पार्ट ऑफ इट, तो फिर आपके पेपर नहीं भर सकते हो। ओके, प्लीज रिमेंबर इट। जो भी लोग अपनी रैंक बढ़ाने के लिए पेपर देते हैं प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, अगर आप कंटिन्यू करते हो उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर रह के, अगर आपको लग रहा है कि आप दोबारा से पेपर दे दोगे तो ऐसा अलाउड नहीं है। ऐसी कुछ रिस्ट्रिक्शन इन्होंने बताई है। ओके, नेक्स्ट इज आगे बढ़ते हैं। अब अगर फी की हम बात करें तो ऑल द कैंडिडेट्स एक्सेप्ट फीमेल SC ST एंड PWPBD विच इज पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, उनके अलावा जो भी लोग फॉर्म भर रहे हैं उनको 100 रुपए की फीस भरनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी आगे क्या है। मैंने आपको बता दिया कि अप्लाई आपको कहां से करना है, आपको वेबसाइट पे दिया हुआ है लिंक। लाइव आपकी फोटो कैप्चर होगी, ये सब मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, ये भी मैं बता चुका हूं। लास्ट डेट मैं आपको बता चुका हूं 24th है ऑफ February टिल 6 PM, बट डोंट वेट फॉर इट। ओके, ये रिजर्वेशन से है। देन चेंज ऑफ कैटेगरी, अगर आप किसी कैटेगरी से फॉर्म भरते हो, मान लो अगर अनरिजर्व से भरते हो तो आगे जाके आप SC ST में नहीं चेंज कर सकते। ओके, प्लीज माइंड इट। तो जो लोग सोच रहे हैं कि अभी फॉर्म भरते वक्त बस कोई भी कैटेगरी डाल देंगे आगे जाके चेंज कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, नो रिक्वेस्ट शैल बी एंटरटेन फॉर चेंज ऑफ अदर रिजर्व कैटेगरीज। ओके, जो भी रिजर्व कैटेगरीज है वहां पे आपका चेंज नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी जो एग्जामिनेशन है उसका प्लान कैसा है। एज आई हैव टोल्ड यू कि ये पेपर सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से मेंस के लिए बच्चे सेलेक्ट होंगे एंड मेंस में आपका रिटर्न एंड इंटरव्यू आता है फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ वेरियस सर्विसेज एंड पोस्ट, जैसे कि IAS IPS IFS IRS। ओके,
देन सिविल सर्विस जो है आपका प्रीलिम्स, जो आपका फेज 1 है, जो आपका प्रीलिम्स है, इसमें आपके 2 पेपर होंगे एंड दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव हैं, यानी कि उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे एंड बोथ ऑफ देम, उनको अगर जोड़ोगे अगर आप, तो 400 मार्क्स टोटल आपके हो जाएंगे इन सब्जेक्ट सेट आउट फॉर द सबसेक्शन ए. ओके, नाउ दिस एग्जामिनेशन इज meant to serve as a screening test only. ये एग्जामिनेशन सिर्फ एक स्क्रीन टेस्ट होगा, वो स्क्रीन करेंगे बच्चे कि मेंस कौन कौन दे सकता है. ओके, now the number of candidates to be admitted in the civil service main examination will be 12 to 13 times of the total approximate number of vacancies to be filled in the year. यानी कि जितने बच्चे मेंस में सेलेक्ट होंगे वो कितने होंगे अप्रॉक्स, इट वुड बी अराउंड 933 का 12 से 13 टाइम तक. ओके, प्लीज याद रखना. तो 933 का 12 से 13 अगर आप इंटू करोगे तो जो भी वैल्यू आती है, जो भी नंबर आता है, उतने बच्चे अप्रॉक्स सेलेक्ट होंगे फॉर द मेंस फ्रॉम द प्रीलिम्स. ओके, प्लीज नोट इट. देन आपसे नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं, जो आपका फेज 1 है, जो आपका प्रीलिम्स है, उसमें आपको 4 अल्टरनेटिव आंसर दिए गए होंगे टू एवरी क्वेश्चन एंड फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर, अगर आप कोई भी एक भी क्वेश्चन के लिए गलत आंसर करते हो तो आपका 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, या फिर अगर आपने एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर दिए तो भी आपका वो उसे नेगेटिव मार्किंग लेंगे, या फिर अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया तो उस पर नेगेटिव मार्किंग नहीं लगेगी. यानी कि नेगेटिव मार्किंग सिर्फ तभी लगेगी जब आपने आंसर गलत किया एंड जब आपने 2 ऑप्शन मार्क कर दिए, दो या 2 से ज्यादा ऑप्शन मार्क कर दिए. ओके, देन आपका आता है सेकंड फेज, यानी कि आपका मेन फेज. अब मेंस फेज आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होता है. ओके, उसके बाद इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट होता है. और आपका जो रिटर्न है उसमें आपके 9 पेपर होते हैं, जैसे कि काफी बच्चे जानते होंगे, इसमें 9 पेपर होते हैं. वो ऐसे टाइप क्वेश्चन में इसमें होगा. ओके, देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर ऑल द कंपल्सरी पेपर्स, जो भी आपके कंपल्सरी पेपर हैं, यानी कि पेपर 1 से लेके पेपर 7 तक, and the marks obtained in the interview and personality test will be counted for ranking. यानी कि रिटर्न टेस्ट में आपके जो पेपर हैं, 7 पेपर हैं, उसके मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स ही आपके कैलकुलेट होंगे, जोड़े जाएंगे मेरिट लिस्ट के लिए. ओके, जो आपके लैंग्वेज पेपर हैं वो जोड़े नहीं जाएंगे, वो सिर्फ आपको करने हैं क्वालिफाई. ओके, नेक्स्ट इज मार्क्स obtained by the candidates in civil service main examination return part as well as interview personality test would determine the final ranking as I have told you before. Then candidates will be, उनको जो भी उनकी सर्विस अलॉट की जाएगी वो उनके रैंक पे दी जाएगी एंड उन्होंने क्या प्रेफरेंस दिया है उसके बेस पे दी जाएगी, सेम लाइक सीपीएफ में जैसा होता है. ओके, अब अगर किसी किन्हीं बच्चों के अगर सेम मार्क्स आ जाते हैं, बिल्कुल सेम मार्क्स आ जाते हैं, तो फिर वो जो उसे वो ब्रेक कैसे करेंगे, द टाई ब्रेकिंग प्रिंसिपल वो कैसे यूज करेंगे. इफ द मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी कि जो फाइनल मार्क्स हैं अगर किसी किन्हीं कैंडिडेट्स के अगर इक्वल होते हैं तो जो कैंडिडेट ज्यादा स्कोर कर रहा होगा कंपलसरी पेपर्स में, यानी कि आपका पेपर 1 ऐसे सबको देना है, GS1, GS2, GS3, GS4. ओके, तो ये जो 5 पेपर हैं इनको मिला के प्लस पर्सनैलिटी टेस्ट को मिला के जिसके ज्यादा होंगे, यानी कि ऑप्शनल को हटा दिया जाएगा, तो जिसके ज्यादा होंगे उसकी रैंक ऊपर हो जाएगी. ओके, बट फिर भी अगर फिर से रहता है, फिर से लोगों के बीच अगर हो जाता है कि उनके सेम मार्क्स आए हैं तो फिर क्या होगा, इफ द मार्क्स एट द अबव आर इक्वल देन द कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन कंपलसरी कॉमन पेपर्स ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन. यानी कि ऐसे आपका ऐसे हो गया, आपका GS1 हो गया, GS2 हो गया, GS3 हो गया, GS4 हो गया, तो आपके ये जो 5 पेपर हैं इनमें से जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उसको रैंक ऊपर दे दिया जाएगा. ओके, आ रहा है समझ आपको. तो ये उन्होंने कोशिश करी है ताकि लोगों के अगर मार्क्स सेम है तो एटलीस्ट कहीं प्रॉब्लम ना आए उनकी रैंकिंग के बेस पे, बिकॉज आपका रैंक आपका जो सर्विस है वो काफी ज्यादा डिफाइन करता है. ओके, बट स्टिल अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो जो कैंडिडेट सीनियर होगा इन एज वो हायर उसको रैंक किया जाएगा, क्योंकि मार्क्स जब सेम ही आ रहे हैं तो फिर जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस है उसको दे दो हाई. ओके, ये उनका रूल है. And in case where tie persist even after applying the above tie breaking principle it will be resolved at the discretion of the commission. अगर फिर भी लोगों के बीच रहता है, उनके मार्क्स सेम होते हैं इतने सारे एफर्ट्स के बाद, तो फिर जो भी रैंक ऊपर आएगा वो किसके हाथ, वो डिसीजन किसके हाथ में होगा, इट वुड बी इन द हैंड ऑफ जो भी कमीशन है हमारा UPSC. ओके,
आपका जो देन लेट्स सी स्कीम एंड सब्जेक्ट ऑफ द प्रीलिम्स एंड मेन एग्जामिनेशन. अब बोथ द क्वेश्चन पेपर्स विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप. जो प्रीलिम्स है, एज यू नो, उसमें दो कंपलसरी पेपर होते हैं 200-200 मार्क्स के. टोटल कितना जाता है? 400. ओके, तो जो दोनों पेपर हैं आपके वो ऑब्जेक्टिव होंगे, और दोनों के दोनों पेपर 2-2 आवर्स के होंगे, यानी एक ही दिन होंगे. ओके, अब उसमें जो जीएस पेपर 2 है आपका ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइंग विथ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स्ड एट 33. यानी कि जो आपके दो पेपर होंगे, फर्स्ट तो आपको आपका जीएस पेपर होगा. ओके, उसके बाद आपका होगा जीएस 2 पेपर. ओके, एंड उस पेपर में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, आपको सिर्फ 33% मार्क्स लेके आने हैं. ओके, एंड अगर आपके वो 33% मार्क्स नहीं आएंगे तो प्रीलिम्स में जो आपका पहला पेपर है आप वो नहीं दे पाओगे, वो आपका होगा ही नहीं चेक. ओके, तो प्लीज कोशिश करिए अपनी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश स्ट्रांग करने के लिए, बिकॉज अगर आपका पेपर 2 अगर आप क्वालिफाई नहीं कर रहे होगे, 33% मार्क्स नहीं लाओगे, तो फिर आपका जो पेपर 1 है वो चेक ही नहीं होगा. ओके, दोनों क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, एंड डिटेल्ड सिलेबस आपको आगे दे रखा है. ओके, मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपके दो दो होंगे क्वालिफाइंग पेपर, तो आपको क्वालिफाई पेपर करने पड़ेंगे. पेपर ए, वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस, जो भी इंडियन लैंग्वेज है उसका पेपर आपका होगा, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है जो भी आप यूज करते हो. एंड दूसरा पेपर आपका होगा इंग्लिश, एंड ये दोनों पेपर होंगे 300 मार्क्स. एंड ये आपको करने हैं क्वालिफाई, यानी कि अगर आप ये क्वालिफाई करोगे तभी आपके ये क्वालिफाई करना जरूरी है. ओके, अगर आप नहीं करोगे तो आप एट द एंड आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे. तो इट इज जस्ट कि आपको इसमें ज्यादा मार्क्स नहीं लाने, आपको जस्ट क्वालिफाई करना है. ओके, अब ऐसे कौन से पेपर हैं जो आपको क्वालिफाई नहीं करने हैं, जिसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं? ये आपके आ जाते हैं मेंस के बाकी के 7 पेपर. अब वो 7 पेपर कौन कौन से हैं? आपका पेपर 1 ऐसे है आपका, जो कि 250 मार्क्स का है. देन आपका पेपर 2 जो कि आपका GS 1 है, जो कि आपका 250 मार्क्स का है, जिसमें आपका आपसे इंडियन हेरिटेज पूछा जाता है, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी पूछा जाता है. देन जो आपका पेपर 3 है विच इज GS 2, इसमें आपसे गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन पूछा जाता है, जो कि 250 मार्क्स का है अगेन. देन आपका पेपर 4 विच इज GS 3, जिसमें आपसे टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सोशल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पूछा जाता है, जो कि अगेन आपका 250 मार्क्स का है. देन आपका पेपर 5 जो कि आपका GS 4 है, जिसमें आपसे एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के बारे में पूछा जाता है, वो भी आपका 250 मार्क्स का है. ओके, देन आपका पेपर 6 जो कि आपका पेपर 1 ऑप्शनल रहेगा, अगेन वो 250 मार्क्स का है. देन आपका सेकंड पेपर ऑप्शनल का ही दूसरा पेपर रहेगा, अगेन 250 मार्क्स का, जो कि टोटल होता है रिटर्न टेस्ट का, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न टेस्ट का 750 मार्क्स, 1750 मार्क्स, एंड 250 मार्क्स का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है. ओके, टोटल आपका कितना जाता है? 2025 मार्क्स. यानी कि जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी दैट वुड बी मेड आउट ऑफ 2025 मार्क्स. ओके, अब जो भी ऑप्शनल आप सब्जेक्ट चूज करोगे उसके लिए आपको दी हुई है लिस्ट, आपको दे रखी है. फॉर एग्जाम्पल आपके जो क्वालिफाइंग पेपर्स हैं जिसमें आपको लैंग्वेज चूज करनी है, एक तो आपका इंग्लिश होगा, दूसरा आपका कोई रीजनल लैंग्वेज का पेपर होगा, तो उसके लिए आपको ये लिस्ट दे रखी है. लाइक अलग अलग लैंग्वेजेस जैसे असमीज, बंगाली, गुजराती, ओके, हिंदी, आप देख सकते हैं पूरी पूरी लैंग्वेज. देन आपका लिस्ट ऑफ ऑप्शनल, जो कि सबका ऐसे का पेपर GS 1, GS 2, GS 3, GS 4, ये सारे के सारे सबके कॉमन पेपर्स रहेंगे. बट रियल डिफरेंस कहाँ आएगा? ऑप्शनल पेपर पे. एंड कौन कौन से ऑप्शनल हैं आपके, ये आपकी लिस्ट दे रखी है. एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, देन एंथ्रोपोलॉजी, बोटानी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, या पूरी लिस्ट देख सकते हो, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी. ओके, या फिर लिटरेचर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, या फिर जो बाकी लैंग्वेजेस हैं जो आपकी लिस्ट दे रखी है यहाँ पे, इसकी कोई लिटरेचर रखो. ओके, तो ये भी आपके लिए ऑप्शन बढ़ा दिए गए हैं. तो जो अलग सब्जेक्ट्स हैं वो तो है ही हैं, प्लस किसी एक लैंग्वेज का कोई लिटरेचर है तो फिर आप उस समय पेपर भर सकते हैं, अगर वो इनमें से कोई एक है तो. Okay, now the main thing which you have to note is that the question paper for this examination will be conventional type. तो जो इसमें क्वेश्चन पेपर आएगा वो कन्वेंशनल रहेगा. ओके, और सारे के सारे पेपर आपके 3-3 घंटे के होंगे. ओके, एंड हर दिन आपके 2 पेपर होंगे ही होंगे. ओके, सबसे पहले दिन आपका ऐसे होगा, देन आपके GS 1, GS 2 होगा, देन GS 3, GS 4 होगा, ये कॉमन पेपर्स हो गए. नेक्स्ट वीक आपका ऑप्शनल पेपर होगा. ओके, प्लीज ध्यान से करिएगा. ओके, नाउ ये यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, ये आप चाहो तो रीड कर सकते हो.
ओके, नाउ इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट में अगर हम देखा जाए तो जो इंटरव्यू के लिए आपके लिए इंटरव्यू आपका कौन लेगा, वो आपका यूपीएससी बोर्ड लेगा। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो यूपीएससी के ही बोर्ड हो, यूपीएससी का बोर्ड होगा, यूपीएससी के ही मेंबर्स होंगे, रिटायर्ड मेंबर्स हो सकते हैं, सर्विस मेंबर हो सकते हैं। एंड वो क्यों होंगे, बिकॉज उनको एक्सपीरियंस इसी सर्विस का है, इस इन्हीं पोस्ट का है। ओके, तो वो बस आपकी पर्सनैलिटी देखना चाहते हैं। वो लोग आपको जज नहीं करेंगे कि आपके कितने मार्क्स है या फिर आपके किस में कौन से वाले पेपर में ज़्यादा मार्क्स थे, कम मार्क्स थे। उनको तो मार्क्स मालूम भी नहीं होंगे एक्चुअली। बट वो लोग क्या चाहते हैं, आपकी पर्सनैलिटी देखना चाहते हैं, आपका ओपिनियन देखना चाहते हैं, आपका आपका ऑरा देखना चाहते हैं कि आप क्या फिट बैठोगे इस सर्विस में या फिर नहीं बैठोगे। तो इट इज़ मोर लाइक एन इंटरेक्शन रादर देन अ इंटरव्यू। ओके, तो इट इज़ जस्ट कि आपकी वो पर्सनैलिटी देखना चाहते हैं, आपके ओपिनियंस देखना चाहते हैं, आपका थिंकिंग प्रोसेस देखना चाहते हैं, आपका एक्सपीरियंस, आपने क्या काम किया है, हाउ यू बेसिकली हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड इट। और आपके जो जनरल इंटरेस्ट है उसके बारे में आपसे बात की जाएगी, आपकी पर्सनल सूटेबिलिटी देखी जाएगी ऑफ कैंडिडेट फॉर अ करियर इन पब्लिक सर्विस। ओके, देन द टेक्निक ऑफ इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट इज नॉट दैट ऑफ स्ट्रिक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा। अगर आपको किसी चीज का आंसर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मना कर दो, वो आपसे दूसरा सवाल पूछ लेंगे। यू वॉन्ट बी जज एट दैट। ओके, बिकॉज सबको सब कुछ नहीं पता होता। ओके, लेकिन आपको जो पता है क्या वो आपको अच्छे से पता है। ओके, नेक्स्ट आपका जो प्रीलिम्स है उसका हम सिलेबस देख लेते हैं। तो जो आपका पेपर वन है, जो आपका पेपर वन है, जो हमारा जीएस रहता है, उसमें देखते हैं क्या क्या आता है। उसमें आपका करंट करंट इवेंट्स आते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट के से क्वेश्चन आते हैं, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसमें आपका फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड आता है। देन आपसे इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है जिसके लिए लक्ष्मीकांत काफी फेमस है। देन उससे गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स एक्सेट्रा इश्यूज। देन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से आपसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। ओके, देन जनरल इश्यूज ऑफ एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, देन जनरल साइंस आपसे पूछा जाता है। ओके, ये आपका प्रीलिम्स का पेपर वन है जो कि 2 घंटे का होता है, 200 मार्क्स का होता है, ये सब चीजें उसमें पूछी जाती हैं। ओके, देन पेपर टू होता है आपका, पेपर टू में आपसे आपका 200 मार्क्स का होता है एंड 2 घंटे का होता है अगेन। ओके, इसमें आपसे कॉम्प्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी ऑफ क्लास 10 लेवल, ये आपसे पूछा जाता है। अगेन आई एम सेइंग दिस कि ये 2 घंटे का पेपर है, 200 मार्क्स का पेपर है, बट आपको सिर्फ ये क्वालिफाई करना है, आपको सिर्फ 33% लेके आना है। अगर आप ये नहीं ला पाए तो आपका जो जी पेपर वन है वो चेक ही नहीं होगा। तो प्लीज फोकस ऑन दैट। काफी बच्चे पेपर वन में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, बट इसमें स्कोर ही नहीं कर पाते, तो उनका पेपर वन चेक ही नहीं होता। ओके, आई होप यू डू अंडरस्टैंड इट। नाउ पेपर टू ऑफ द सिविल सर्विस इज क्वालिफाइंग पेपर, मिनिमम 33% मार्क्स लाने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा एंड इट इज मैंडेटरी। और एक और चीज है, आपको दोनों के दोनों पेपर में अपेयर करना है। ओके, इट शुड नॉट बी लाइक दिस कि आपने एक पेपर अपेयर किया, एक पेपर नहीं किया और एक्सपेक्ट करो कि आप प्रेफरेंस निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। ओके, बिकॉज पेपर ही सिलेक्ट नहीं होगा। तो इट इज मैंडेटरी कि आप दोनों के दोनों पेपर अपेयर करें। ओके, देन आपका जो मेन एग्जामिनेशन है उसमें अब जो आपका क्वालिफाइंग पेपर है ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश, अब जो एक सेकेंड जो आपका इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश का आपका पेपर होता है, द एम ऑफ दिस पेपर is to test the candidate's ability to read and understand serious, discursive, propose and to express ideas clearly and correctly in English and Indian language concerned। यानी कि ये इसमें आपकी लैंग्वेज देखी जाएगी कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आपके जो भी आइडियाज हैं उन्हें क्लियरली एंड करेक्टली एक्सप्रेस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। दैट्स वाई इसमें इंग्लिश ली गई है एंड कोई एक लैंग्वेज ली गई है जो आपकी प्रेफरेंस की होगी, जो कि इसमें लिस्ट दी होगी। ओके, एंड द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन वुड बी ब्रॉडली, उसका पैटर्न कैसा होगा, कॉम्प्रीहेंशन दिए होंगे आपको, प्रेसी राइटिंग दी होगी, यूसेज एंड वोकैबुलरी से क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट एसे से आएंगे, देन इंडियन लैंग्वेजेस से पैसेज अगेन सेम आपका, ठीक है। देन आपका ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू द इंडियन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। तो इट इज नॉट लाइक कि आपको सिर्फ एक एक के लिए पढ़ना है, दोनों पेपर एक साथ भी आप कर सकते हो। ओके, आपको रीजनल लैंग्वेज दी होगी, बोलेंगे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, या फिर इंग्लिश में कुछ दिया होगा पैराग्राफ, उसमें बोलेंगे कि रीजनल लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो जिसका आप पेपर दे रहे हो। ओके, देन आपका जो ऐसे है
अब आपका जो पेपर 1 है मेंस में, सबसे पहले आपका पेपर आता है ऐसे का, जिससे आपसे ऐसे के टॉपिक्स पूछे जाते हैं। काफ़ी बार 2 पूछे जाते हैं, काफ़ी बार ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, देन आपका पेपर 2 आता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। GS1 इंडियन हेरिटेज इसका सिलेबस है, ये पूरा इसका सिलेबस है, आप देख सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, ये इसका पूरा का पूरा पेपर है GS1 का। देन ये आपका पेपर 3 है, ये इसमें आपका मेजरली गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से पूछा जाता है। ओके, ये आपका पूरा सिलेबस है। ये आपका GS3, जिसमें इकोनॉमिक से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें आती हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड आती हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट से आती हैं, लाइक टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये इसका सिलेबस आप देख सकते हो। तो सिलेबस सिमिलर ही है, ओके, सेम ही है, जो भी इतने सालों से यूपीएससी का पेपर होता हुआ है, तो पेपर प्रीलिम्स का एंड मेंस का दोनों का सेम ही है। देन ये आपका पेपर 5 विच इज जीएस पेपर 4, इसमें आपसे एथिक्स पूछा जाता है, इंटेग्रिटी, देन एप्टीट्यूड, इसका भी आप देख सकते हो, सारी की सारी चीज़ें होती हैं। ओके, देन आपका आता है लैंग्वेज पेपर। ओके, सॉरी, नॉट लैंग्वेज पेपर, ऑप्शनल पेपर। ओके, जो आपकी ऑप्शनल आपके 2 पेपर होते हैं, रिमेंबर, 250 मार्क्स के। ओके, तो इट इज़ नॉट लाइक कि एक ही पेपर होगा, 2 पेपर होंगे ऑप्शनल के, एंड दोनों 250 मार्क्स के होंगे। एंड जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी स्टार्टिंग में, वो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर था, तो इन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर का पेपर के बारे में जो भी उसके सिलेबस है वो दिया हुआ है। एंड ये यही लिस्ट आगे काफ़ी आगे तक जाती रहती है। तो जो भी आपका ऑप्शनल रहेगा, आप वो अच्छे से इसमें देख सकते हो कि उसमें क्या क्या पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बोटानी से ये पूछा जाता है। ओके, ये आपका पूरा ऑप्शनल का है सिलेबस। देन ये हिस्ट्री के लिए है आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, सोशियोलॉजी, सबके लिए आपको अच्छे से इन्होंने दिया हुआ है कि क्या क्या सिलेबस है उनका। ओके, देन एक और चीज़ आपसे, जो रीजनल लैंग्वेज के लिए जो जिन बच्चों को कोई सब्जेक्ट नहीं लेना, तो अगर कोई लैंग्वेज बेस्ड कोई आपको कुछ आता है, तो उससे रिलेटेड भी मैंने आपको कुछ बताया था कि रीजनल लैंग्वेज के बेस पे अगर आप जो भी डेटा से रिलेटेड था, नॉट डेटा, वो तो मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा, ऊपर चला गया, बट इनसे भी आप ऑप्शनल चूज, इसमें भी आप ऑप्शनल चूज कर सकते हो। ओके, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, सॉरी। तो ये आपका पूरा मेंस का सिलेबस है। ओके, काफ़ी लंबा सिलेबस है, हर एक ऑप्शनल के लिए काफ़ी इन्होंने डिटेल सिलेबस दिया गया है, दिया हुआ है। ओके, काफ़ी दिया हुआ ना, तो स्टैटिस्टिक्स, तो ये तो अपेंडिक्स है मेरे ख्याल से। तो अगर आपको अपनी जो भी एप्लीकेशन है, अगर आपको विड्रॉ करनी है, पहले तो वो अप्लाई नहीं हो पाएगी। ओके, वो इन्होंने यहाँ पे दिया गया है, वो यहाँ पे इन्होंने बताया है। ओके, देन इन्होंने आपको बताया है कि फॉर्म कैसे फिल करना है, एंड सही से ही फॉर्म फिल करना। अगर गलत फॉर्म फिल करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आप ही के लिए, जो भी आपने पूरी मेहनत करी है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, तो पूरी दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो प्लीज़, जो भी जब भी आप फॉर्म भरो, ध्यान से भरना, टाइम ले लो, थोड़ा सा स्लोली भर लो, बट प्लीज़ फिल इट विथ योर ऑल, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज ये फॉर्म सही ही भरना चाहिए, बिकॉज बाद में विड्रॉ नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। ओके, आई होप यू डू अंडरस्टैंड इट, एंड आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द नोटिफिकेशन, एंड बेस्ट ऑफ लक। आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, नोटिफिकेशन आ चुका है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आ चुका है प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स के बाद फिर आपका रिटर्न टेस्ट होगा, एंड जो बच्चे रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, एंड उसी के बेस पे आपकी जो सर्विस है वो आपको मिलेगी बेस्ड ऑन योर रैंक इन द मेरिट लिस्ट। ओके, सो स्टार्ट स्टडिंग, स्टार्ट, अपनी मेहनत स्टार्ट करिए, पढ़ाई अच्छे से करिए, एंड जितनी भी आप में ताकत है, जितनी भी आप में जान है, वो सारी लगा दो भाई, एक ही बार में अच्छे से लगा दो, ताकि दोबारा वो चीज़ रिपीट से पढ़नी ना पड़े। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड लेट्स मीट अगेन।